हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो हमने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं 12th क्लास के। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट करी थी। आज स्टूडेंट की डिमांड पर हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ये स्कोरिंग चैप्टर है, आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है, वैसे 9th क्लास में भी पढ़ी है, 10th क्लास में पढ़ी है, 11th क्लास में पढ़ी है और 12th क्लास में भी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग तो सेम ही रहता है। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटीज या गेस करना, किसी भी चीज का गेस करना, किसी के बारे में हमें गेस करना है। जैसे एक कॉइन है, उसको उछालते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा उसके बारे में हमें गेस करना है, ठीक है। या उसकी पॉसिबिलिटीज बतानी है, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का डे टू डे लाइफ में बहुत सारा यूज होता है, क्योंकि हम हर जगह प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं। जैसे हम कोई भी काम करेंगे तो हम सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा। तो प्रोबेबिलिटी हमारी लाइफ से अटैच्ड है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं दूं तो शेयर मार्केट में कोई कंपनी का शेयर है, बढ़ रहा है, हमने ले लिया। अचानक हो सकता हो वो हुआ कि वो डाउन हो गया, ठीक है, या फिर बढ़ता गया तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये एक यूँ कह सकते हैं कि एक संभावना व्यक्त करना है, पॉसिबिलिटीज व्यक्त करना है, ठीक है, हमें तुक्का लगाना है, ठीक है। ये होता है प्रोबेबिलिटी। कुल मिला के ये रियलिटी कुछ भी नहीं है ना। हम किसी भी चीज की के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के बारे में और आपने अच्छे से देखा होगा 9th क्लास में, 10th क्लास में, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी वैसे बेसिकली डिपेंड ऑन दी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किस पे बेस्ड होती है, एक्सपेरिमेंट में। दो टाइप के एक्सपेरिमेंट होते हैं। पहला होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। पहला क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसको हम प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। और दूसरा एक्सपेरिमेंट होता है डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। प्रोबेबिलिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंस है, मतलब डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या किसको कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं, आप देखिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें रिजल्ट के बारे में पता नहीं हो, रिजल्ट इज अननोन, देन इट इज नोन एज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट और प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। और डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है जिसके अंदर रिजल्ट पता हो, जिस चीज का कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं जिसके बारे में हमें रिजल्ट पता हो, उसको बोलते हैं अपन डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। तो जिसका बारे में पता हो तो उसको हम पढ़ेंगे क्या, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है आपको बता दिया। एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये नहीं बताया मैंने आपको, लेकिन एक्सपेरिमेंट का मतलब तो क्या होता है, कोई भी टास्क जिसके दो आउटकम्स आए, दो रिजल्ट्स आए, ठीक है, उसको हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ये सारी चीजें थियरी है, ज्यादा मैं उसको डीपली नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिंपल सा बता रहा हूँ। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट और डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट दो टाइप के एक्सपेरिमेंट होते हैं, हमें केवल रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद में आपने जो 10th क्लास में क्या पढ़ा था उसके बारे में देखो। आपने इवेंट पढ़ा था, एक वर्ड है इवेंट। तो 10th क्लास में आपने इवेंट पढ़ा था, ठीक है। इवेंट का मतलब होता है आउटकम्स या रिजल्ट बोलते हैं इसको, रिजल्ट बोलते हैं आउटकम्स या रिजल्ट। जैसे कॉइन है, उसको उछाला एक बार तो क्या हो जाएगा, हेड और टेल आया, ठीक है, ये इसके रिजल्ट्स हैं। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, हम इवेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इवेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल इवेंट होता है, सिंपल इवेंट, और एक होता है कंपाउंड इवेंट।
ठीक है। तो सिंपल इवेंट क्या होता है, देखो ये सिंपल इवेंट है। यदि मैं इसको क्या कर देता हूँ, इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देता हूँ, तो इस इवेंट को क्या बोलेंगे अपन, कंपाउंड इवेंट बोलेंगे। तो सिंपल इवेंट मतलब इंडिविजुअल रिजल्ट इज नोन एज क्या हो जाएगा, सिंपल इवेंट। और यदि कंबाइंड रिजल्ट देते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, कि कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ ए इंटरसेक्शन, ठीक है, बी इज इक्वल टू कितना रहेगा 5 हो। आई बात समझ में। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट के बारे में भी थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ए बट नॉट बी, ए एंड बी, नॉट ए नॉट बी, ये सारे इवेंट्स के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं कि एक आपने 11th क्लास में एक कंसेप्ट पढ़ा था, है ना, जिसका नाम है सिंपल स्पेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस 12th क्लास में यदि आपने सिंपल स्पेस को पढ़ लिया तो आधा क्वेश्चन वही सोल्व हो जाएगा, डेफिनेटली आधा क्वेश्चन वही सोल्व हो जाएगा। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट्स क्या होता है, इवेंट्स का मतलब रिजल्ट और आउटकम्स होते हैं। ठीक है, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट होते हैं, बहुत सारे टाइप के इवेंट्स होते हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है। मैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आप जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय P ऑफ E इज इक्वल टू, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, ये प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब यही होता है। ठीक है, इसमें कुछ फॉर्मूले आपने और पढ़े थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। यानी कि किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। यदि आपके पास किसी प्रोबेबिलिटी E निकालना हो तो 1 माइनस कितना देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश होता है। ठीक है, यदि हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश निकालना है तो इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E होता है। ठीक है, और हम बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 टू, ठीक है, 1। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, 0 से छोटी नहीं हो सकती, मतलब नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, तो इस स्लाइड में मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया। आपको लग रहा होगा कि एनर्जी नहीं है सर में, लेकिन एनर्जी है। इसमें वो थ्योरी पढ़ाने का मेरा मूड नहीं है, क्योंकि 11th क्लास में मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा इसकी पूरी डिटेल में, तो उसकी वीडियो देख लेना। आप केवल जो मोटा मोटा अपने काम की चीज है 12th क्लास में वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, जो काम की चीज है, क्योंकि मुझे 100% पता है कि आपको सिंपल स्पेस बनाना नहीं आता होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। देखिए, इस प्रोबेबिलिटी में हम सेट के कंसेप्ट को लगा दिए, हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को यूज किया है प्रोबेबिलिटी में। तो प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ी चीज है, आप ऐसा इसको सिंपल मत समझिए। ठीक है, तो सिंपल स्पेस क्या है, सिंपल स्पेस का जो डेफिनेशन है वो ये है, द सेट ऑफ ऑल possible outcomes associated with random experiment is known as simple space। ये डेफिनेशन है सिंपल स्पेस की। सिंपल स्पेस इट इज डिनोटेड बाय S। S से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
ये एग्जांपल देता हूं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज अ सैंपल स्पेस। मतलब जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आ जाए उसका सेट बना देता हूं, उसको क्या बोलता हूं, सैंपल स्पेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जैसे मैंने क्या किया, एक कॉइन को उछाला 2 बार, ठीक है, टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, है ना, टॉसिंग a coin twice, ठीक है। तो सैंपल स्पेस कितना होगा, देखो सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू 2 बार उछाला तो कितना जगह हेड हेड आएगा, टेल टेल आएगा, हेड टेल आएगा और टेल हेड आएगा। तो ये 4 आउटकम्स आ जाएंगे, ठीक है। यदि मैं 3 बार उछालूंगा तो 8 आउटकम्स आ जाएंगे, ठीक है। 8 कैसे आएंगे, देखिए 3 बार उछालूंगा तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स में उसको उछाल रहा हूं तो H H H, ठीक है, फिर T T T, ठीक है। हमने क्या कर दिया, H डबल T लिया, उसको आपस में चेंज किया, डबल T और H किया, T H T किया, ठीक है, डबल H लिया, डबल H डबल H T, डबल H डबल H T, T डबल H, ठीक है, H T H, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम्स आ गए। तो एक आपको बहुत ही शानदार कंसेप्ट बता रहा हूँ कि कॉइन को आप एन टाइम उछालते हैं तो हाउ मेनी आउटकम्स द सिंपल स्पेस है तो 2 रेज़ टू द पावर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि किसी भी कॉइन को यदि हम क्या करते हैं, एन टाइम उछालते हैं तो सिंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 रेज़ टू द पावर n क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। यदि मैं डाइस को फेंकता हूं तो देखो डाइस को फेंकता हूं तो एक बार फेंकूंगा तो 6, और यदि 2 बार फेंकूंगा तो 36, 3 बार फेंकूंगा तो 216, और इसी तरीके से n टाइम फेंकूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 की पावर n। तो ये इस तरीके से टोटल आप नंबर निकाल सकते हैं सैंपल स्पेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन आता है। अब हम जब सैंपल स्पेस पढ़ लेते हैं तो हम इवेंट को अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। तो मेरा टॉपिक है इवेंट। इवेंट को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, तो देखो आपको पता है सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है कि कोई सेट है, उसके कुछ या सारे एलिमेंट लेके एक नया सेट बनाता हूं तो उसको सबसेट बोलता हूं। ये हमने सेट टॉपिक में पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए कि इवेंट इज नथिंग, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, दैट इज E इज सबसेट ऑफ S। यही इवेंट होता है, ठीक है, यही इवेंट होता है। तो देखिए आपने जो सबसेट का कंसेप्ट पढ़ा है कि यदि आपके पास किसी सेट के अंदर एलिमेंट है एंड इफ, ठीक है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A is m, then number of subset of A कितना हो जाता है, 2 की पावर m हो जाता है। तो सेम एज किसी भी सैंपल स्पेस में इफ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है, यदि किसी सैंपल स्पेस में कितने हो एलिमेंट, कितने हो हमारे पास n है, तो देन कितना हो जाएगा, देन नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू कितना जाएगा कि 2 रेज़ टू द पावर n। क्लियर? ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिया है, ये आपको याद रखना है। सेट से रिलेटेड कंसेप्ट ये है, इससे रिलेटेड ये, क्योंकि जितने सबसेट बना पाऊंगा उतने इवेंट डिफाइन कर सकता हूं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक सेट के अंदर m एलिमेंट है तो सबसेट बना सकता हूं 2 की पावर m। तो सेम एज किसी सैंपल स्पेस में यदि n एलिमेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर n इवेंट में डिफाइन कर सकता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। और बाकी आपको पता ही है कि प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज फेवरेबल आउटकम्स टू E डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। क्लियर? ये चीज आपको पता चल गई। अब एक 11th क्लास का मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको एक चीज और बता देता हूं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है, ये बहुत काम की चीज है अभी, म्यूचुअली, ठीक है, एक्सक्लूसिव अभी बताया था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं कि if A intersection B is equal to 5, then A comma B are mutually
म्यूचुअली, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आई बात समझ में? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमें याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 होगी। और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है वो क्या कहलाता है? इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है। तो ए एंड बी आर इम्पॉसिबल इवेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताता हूं कि म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली EXCHA, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, ठीक है। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या होता है? इफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू सैंपल स्पेस हो जाए तो देन क्या कह सकते हैं? देन A, B आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, ठीक है। इनकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी ए यूनियन नहीं आएगा बेटा, इंटरसेक्शन नहीं आएगा, ए यूनियन आएगा, ठीक है। ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी की वैल्यू किसके बराबर आती है? 1 के बराबर आती है। तो यहाँ पर जब भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं कि ए यूनियन बी आर इज, है ना, या ए यूनियन बी आर पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल नहीं, इसको बोलते हैं श्योर इवेंट, बोलते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो तो इम्पॉसिबल, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए तो उसको श्योर इवेंट बोलते हैं। एक टॉपिक और बचा है जिसमें थ्योरम है, वो थ्योरम हम आपको बताना चाहते हैं। ये एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है फॉर टू इवेंट्स, ठीक है, फॉर टू इवेंट्स। तो देखो फॉर टू इवेंट्स में क्या है कि पहला जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस कितना आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस कितना आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यहां पर इफ, ठीक है, ए कॉमा बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो क्या हो जाएगा? ये सेकंड फॉर्मूला बन जाएगा, देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा। देन क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है। एडिशन का मतलब यूनियन होता है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फॉर, ठीक है, 3 इवेंट्स, फॉर 3 इवेंट्स के लिए पहला फॉर्मूला जो है वो आप देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, देन क्या होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे तो देखिए ये सारे इंटरसेक्शन खत्म हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा? ये मेरा सेकंड फॉर्मूला रह जाएगा। सेकंड फॉर्मूला की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। सो दीज आर द फॉर्मूला और दीज आर द थ्योरम
you have to remember because this theorem we will use in the question. Clear? So it's very simple बेटा, आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। अब हम ये यहाँ तक हमने जो पढ़ा है वो सब टोटल 11th क्लास है। हम 12th क्लास में कुछ अलग ही टाइप की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसका नाम है कंडीशनल थ्योरम ऑफ प्रॉपर्टी, कंडीशन थ्योरम ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, कंडीशन थ्योरम ऑफ प्रॉपर्टी या कंडीशनल प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे अपन? कंडीशनल प्रॉपर्टी। तो हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आप सोच रहे होंगे यार क्या है ये प्रोबेबिलिटी, इतनी टाइप की प्रोबेबिलिटी हो गई है, 9th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं लेकिन पीछा नहीं छोड़ रही है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी देखो अभी तक अपने 11th क्लास तक अपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, ठीक है। तो आप सिंपल तरीके से निकालें, जैसे आपको एक बैग दे दिया है, उसमें कुछ नंबर ऑफ बॉल्स ब्लैक पड़ी है, कुछ नंबर ऑफ व्हाइट बॉल पड़ी है, उसमें से एक बॉल निकाल रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो व्हाइट आया कि ब्लैक आया कि ऐसे, इस टाइप के क्वेश्चंस किए। लेकिन यदि ऐसा आपको बोल दे कि एक अंड पड़ा हुआ, एक थैला पड़ा हुआ, उसके अंदर 5 रेड बॉल और 5 व्हाइट बॉल पड़ी है, ठीक है। आपको क्या करना है, सेकंड बॉल रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है जबकि फर्स्ट ब्लैक आई हो या व्हाइट आई हो, ठीक है, जो भी बॉल पड़ी है उसमें। तो ये आ जाता है हमारे पास कंडीशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हमें क्या करना होगा वो देखिए, ठीक है। समझ आ रहा है? एक बार फिर से बताओ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्यों आया है? क्योंकि एक बैग पड़ा हुआ जिसके अंदर 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल, ठीक है। अब हम सिंपल क्या कर रहे थे कि सेकंड बॉल रेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। फर्स्ट बॉल है ना, फर्स्ट बॉल कुछ भी है उससे कोई लेना देना नहीं, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है। लेकिन अब 11th क्लास के बाद अपन देखते हैं 12th क्लास में कि एक बैग पड़ा हुआ जिसके अंदर 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल पड़ी है। आपको बताना है कि सेकंड बॉल ब्लैक आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है जबकि फर्स्ट रेड आ चुकी है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो होता है ये हमारा कहलाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे पता चलेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। तो कुछ वर्ड बता रहा हूं, आपको ध्यान में रखना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कब अप्लाई करेंगे, जहां पर ये वर्ड आ जाए गिवन दैट, ठीक है, ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है, ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी अकर्ड, है ना, ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। मतलब जो गिवन दैट वाली कंडीशन है, ऑलरेडी अकर्ड है, ठीक है। इस टाइप की कोई भी वर्ड आ जाए आपके सामने है तो हम क्या करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, ठीक है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखिए फॉर्मूला है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कंडीशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। इसको बोलते कैसे हैं, बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, या बी इज गिवन दैट, then probability of A intersection B upon probability of B. This is the formula of the conditional probability. और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। जहाँ पर भी आपका गिवन दैट वाली कंडीशन हो, ऑलरेडी अकर्ड वाली कंडीशन हो, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए अपन क्वेश्चन में कूद जाते हैं फटाफट। चलिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे रखी है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालना है। सो हम इजी वे में फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 4/13 है, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 9/13 है, ठीक है। 13 से 13 खत्म, कितना जाएगा 4/9। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान, चलिए आसान तो है बेटा, लेकिन जब हम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम को करेंगे तो थोड़े पसीने आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आ गया, देखो a family has 2 children, what is the probability that both children are boys given that at least one of them, given that word दिख रहा है आपको, at least one of them is boy। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही क्या करना है,
सैम्पल स्पेस बनाने की कोशिश करनी है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, सैम्पल स्पेस बनाते हैं। एक परिवार में 2 चिल्ड्रन होने की कंडीशंस क्या होती है, या तो दोनों बॉय बॉय हों, या दोनों गर्ल गर्ल हो, या फिर बॉय और गर्ल हो, या गर्ल और बॉय हो। ये इनके बर्थ डेट के हिसाब से है ना, हमने अरेंज कर दिया। तो ये 4 कंडीशन होती है। अब यहाँ पर देखो, ए हमें वो लेना जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, और जो गिवन दैट है उसको हम बी लेंगे। तो देखो ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट दैट बोथ आर बॉयज, ठीक है। और बी बी द इवेंट दैट, ठीक है, दैट इवेंट दैट एटलीस्ट one of them is boy, ठीक है। चलिए तो हम ए के बारे में लिखते हैं, ए को सेट बना के लिखते हैं। ए का मतलब दोनों बॉय, मतलब बीबी, ठीक है, दोनों बीबी हो गए, बॉय बॉय है ना, ठीक है। अब यहाँ पर बी, कम से कम एक बॉय हो, तो कम से कम एक बॉय हो तो बीबी बीजी आएगा, जी भी आएगा और बीबी भी आएगा, दोनों बॉय भी हो सकते हैं, एटलीस्ट बोला उसने। अब हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है। उसके लिए क्या चाहिए, हमें ए इंटरसेक्शन बी चाहिए और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए, ठीक है। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी भी आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/4 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा, 3/4 आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 1/4 अपॉन 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 1/3 आंसर। एक मज़ेदार ट्रिक बताता हूँ, बहुत शानदार ट्रिक है, ठीक है। उससे हम क्या कर सकते हैं, आंसर चेक कर सकते हैं, प्लस हम MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो भी गिवन दैट वाला जो सेट होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, सैंपल स्पेस मान लेते हैं, ठीक है। और सैंपल स्पेस मान लिया तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। मतलब शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये प्रोसेस बिल्कुल परफेक्ट है, यही आपको करके आनी है। लेकिन आंसर चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए तो जब भी आपको गिवन दैट वाली कंडीशन होती है, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रही है, तो हमें क्या करना है कि जो एटलीस्ट वाला सेट है, मतलब गिवन दैट वाला जो सेट है उसको अपन सैंपल स्पेस मान लेंगे। उसमें फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, जो आपके सैंपल स्पेस की जो आपने माना गिवन दैट वाला वो कितने, उससे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ये सैंपल स्पेस है, इससे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हमारा जो सैंपल स्पेस बना उससे कोई मतलब नहीं हमें। तो देखो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया, टोटल एलिमेंट कितने हैं आपके पास, 3, ठीक है। अब इसमें दोनों बॉय होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो दोनों बॉय होने की प्रोबेबिलिटी, एक ही फेवरेबल आउटकम है बीबी, तो 1 अपॉन कितना जाएगा 3, डायरेक्ट हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब आप ये कह सकते हो कि सर इस क्वेश्चन को तो आपने रट लिया होगा इसलिए बता दिया, तो आगे क्वेश्चंस भी मैं चेक करा दूंगा आंसर, डोंट वरी। बेटा समझ आ रहा है ना, आप अगली वेटिंग कर रहे थे इस चैप्टर को, है ना, तो आपको समझ आ रहा होगा, आई थिंक सो। चलो ये थर्ड वाला एग्जांपल देखते हैं। 10 कार्ड नंबर 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स मिक्सड अप थ्रूली एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है। इट इज नॉन दैट, अब इट इज नॉन दैट और गिवन दैट और एटलीस्ट ऑलरेडी अकर्ड, ये सब चीज़ें सेम है, तो इसका मतलब ये इट इज नॉन दैट है, इसका मतलब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। तो दैट द नंबर ऑफ ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इवन कार्ड। तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। तो सैंपल स्पेस में अपने को लिख दिया 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया और 10 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो ए इवेंट है वो हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो लिखेंगे, तो इवन नंबर, ए बी द इवेंट इवन नंबर, ए बी द इवेंट दैट इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है। उसके बाद में बी द इवेंट
दैट मोर देन 3। तो अब देखिए ए हम बनाते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, एक तो 2 होता है, एक 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है। ठीक है, बी क्या होगा, मोर देन 3। मोर देन 3 का मतलब 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। तो हमें पता है क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो चलिए ए इंटरसेक्शन बी को हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन का बी का मतलब हो जाएगा आपका पास 4, 6, 8 और 10 हो गया। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले तो निकालें ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो 1 2 3 4, 4 अपॉन कितना जाएगा, 10 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके सामने होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा कि 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना आ जाएगा, 7/10 आएगा। तो हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो सॉरी ए डिवाइड बाई बी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास 4/10 है, ये 7/10 है, तो आंसर आ गया 4/7। ठीक है, आंसर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो गिवन दैट है उसको अपन मान लेंगे सैंपल स्पेस, इसमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बता देंगे। तो 1 2 3 और 4, तो 4/7 डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से मैंने आपको शॉर्टकट और लॉन्ग कट दोनों बता दिए। नेक्स्ट देखो, इन अ स्कूल देर आर 1000 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, उसके बाद में आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, उसमें से 430 गर्ल्स हैं। इट इज नॉन दैट, बस इट इज नॉन दैट को पकड़ लिया तो सब कुछ हो गया। इट इज नॉन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द स्टूडेंट्स गर्ल्स स्टडिंग इन द 12th क्लास। ठीक है, ये इट इज नॉन दैट मतलब बी हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा कि 10% मतलब कितने हो गए, 10% 43 जो आपके पास क्या हो गया, ये गिवन दैट है गर्ल्स जो है 12th क्लास में पढ़ती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स चूजन रैंडम स्टडिंग इन 12th क्लास गिवन दैट चूजन स्टूडेंट्स इज गर्ल। गिवन दैट यहाँ पर भी ये गिवन दैट है, गिवन दैट ये होगा, देखो गिवन दैट स्टूडेंट्स आर चूजन स्टूडेंट्स आर गर्ल, तो गर्ल मतलब 430 गर्ल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑफ बी इज इक्वल टू 430 होगा। और यहां पर देखिए कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 43 होगा। क्यों, क्योंकि देखो 12th क्लास में पढ़ने वाली स्टूडेंट्स और गर्ल्स स्टूडेंट्स, तो 12th क्लास में पढ़ने वाली स्टूडेंट्स कितनी है, 43 है, और गर्ल्स कितनी है, 430 है। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन, उन दोनों का जो इंटरसेक्शन करेंगे तो 43 आएगा। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। ठीक है, ए क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन 12th क्लास, ये आपका कंसेप्ट है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू कितना जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हो गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 43 डिवाइड बाय 430, तो आंसर आ गया 1/10, इसका मतलब 0.1। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता, अपन ने बता दिया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5, a die is thrown thrice। ठीक है, 3 बार फेंकते हैं डाइस को, तो 3 बार फेंकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा हमारे पास 6 की पावर 3, तो ये 216 हो जाएगा। तो क्या 216 लिखोगे, सैंपल स्पेस बनाओगे? भैया टाइम नहीं होता है एग्जाम में, तो हम सैंपल स्पेस तो नहीं बनाएंगे, हम अपने दिमाग को यूज करेंगे। ठीक है, इवेंट ए एंड बी आर डिफाइंड एज बिलो, 4 on third throw, तो थर्ड थ्रो पे 4 आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी मैं अभी एक बार लिखता हूं। ठीक है, बी 6 on the first and 5 on the second throw, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी occurred। ठीक है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ए बाई बी निकालना है। तो देखो आप
सोच सकते हैं कि यानी कि ए सेट को कैसे लिखेंगे। देखो ये 1 1 4 आएगा, फिर 1 2 कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से चलेगा, कितना आ जाएगा 1 6 4 आएगा, एक तो ये सेट हो गया। फिर इसी तरीके से कितना आएगा 2 1 4 आएगा, ठीक है, 2 2 और 4 आएगा, ठीक है, 2 2 4 आएगा। देखो 2 2 4 आएगा। इसी तरीके से क्या लिखेंगे, लिख देंगे कि 6 सॉरी इसको लिखेंगे 2 2 6 4 लिखेंगे, ठीक है, ये आया। इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा हमारा 6 1, ठीक है, 6 1 4 आएगा। सब चलते गए, सब चलते गए, सब देख लिया। अब इसमें काउंट कर लेते हैं, आप क्या आ रहा है टोटल काउंट कर लेते हैं। टोटल काउंट नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सब समझो, इसको थोड़ा दिमाग लगाओ कि लास्ट थ्रो में 4 आना चाहिए, फर्स्ट में और सेकंड में कुछ भी आ सकता है। तो फर्स्ट वाला देखा आपने, फर्स्ट वाली लाइन ली 1 1 4 1 2 4 1 3 4 1 6 4, ये 6 हो गया। इसी तरीके से 2 1 से लगाकर 2 6 तक ये 6 हो गए। फिर 3 1 से लगाकर 6 तक चलेंगे तो वो फिर 6 हो गए। फिर 4 से लगाकर 6 चलेंगे वो फिर 6 हो जाएंगे। 5 से लगा के 6 तक चलेंगे फिर 6 हो जाएंगे। और 6 से चलेगा तो 6 से आगे चलेगा 6 6, ठीक है, 4, ये लास्ट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 6 6 6 6 6 36, टोटल 36 ये एलिमेंट आएंगे इस ए के अंदर, बट मतलब ही नहीं हमको उसका, ठीक है। चलिए अब अपन बी को लिखते हैं। तो बी को लिखते हैं तो देखो क्या हो रहा है, 6 ऑन फर्स्ट थ्रो, 5 ऑन सेकंड थ्रो, तो क्या हो जाएगा, सिंपल है, 6 5 1, ठीक है, फिर 6 5 2, फिर कितना आ जाएगा 6 5, ठीक है, 6 5 3, फिर 6 5 कितना आ जाएगा 4, ठीक है, 6 5, ठीक है 5, देन 6 5 6, ये आएगा 6, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में केवल एक ही चीज आएगी, 6 5 4 आएगा, 6 5 और 4 आएगा। क्यों, क्योंकि कॉमन तो ये आएगा, लास्ट में 4 चाहिए तो ये आएगा। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा कि 1/216, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे तो कितना जाएगा 6/216, ठीक है। और यदि हम निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालेंगे तो कितना जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/216, ठीक है, और 6/216, तो 216 से 216 खत्म, 1/6 प्रोबेबिलिटी होगी। और यदि चेक करना चाहें तो ये मेरा सैंपल स्पेस, इसमें फेवरेबल आउटकम्स ये हैं, तो 1 कितना जाएगा 6, यहाँ से भी अपन निकाल सकते हैं। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, a die is thrown twice and the sum of the number appear is observed to be 6. What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once? ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप करिएगा, इसको आप ट्राई करें, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे तो आपको आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन करवा दूंगा तो आपका ये जो एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको थोड़ा ढंग से समझिएगा, ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ इसको। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, इफ द कॉइन शोज हेड टॉस इट अगेन, बट इफ इट इज शोज टेल देन थ्रो अ डाई, find the conditional probability of the event that the die shows a number greater than 4 given that there is at least one tail। तो एक क्या कर रहा है ये कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एक्सपेरिमेंट इस तरीके से कर रहा है कि एक कॉइन को टॉस कर रहा है, जब उसको हेड मिलता है, ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड मिलता है तो कॉइन को वापस उछालता है, तो उसके साथ फिर क्या हो सकता है, या तो हेड आ सकता है, ठीक है, टेल आ सकता है, या हेड आ सकता है। तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है। यदि टेल आता है तो वो डाई को फेंकता है, तो T1 आ सकता है, T2 आ सकता है, T3 आ सकता है, T4 आ सकता है, T5 आ सकता है, और ये T6 आ सकता है। तो कुल मिला के जो सैंपल स्पेस है उसमें क्या होगा, HH होगा, है ना, HT होगा, और T1 होगा, T2 होगा, T3 होगा, T4 होगा, T5 होगा, ठीक है, और T6 होगा। ये चीज़ें होगी,
क्लियर है। अब यहाँ पर नॉर्मल तरीके से हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट 2 बार हो चुका है, मतलब एक कॉइन उछाला, फिर उसके बाद में और कॉइन उछला, और उसके बाद में टेल आया, उसके बाद में डाई उछली। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन में जो हम नॉर्मल मेथड लगाते हैं वो नहीं लगेगा। इसमें क्या लगेगा, आपको पता है कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। कुल मिला के प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ T1, T2, T3, T4, T5, T6, इनका सबका सम किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब आप सोचिए कि एक कॉइन को 2 बार उछालते हैं तो दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होती है, तो यहाँ पर भी 1/4 ही होनी चाहिए। तो देखो यदि 1/4 नहीं हुई तो हम गलत हैं। तो यदि मैं नॉर्मल तरीके से इसको लेता हूँ तो कितने टोटल आउटकम्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, एच एच की 1/8, जो कि गलत है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच का मतलब 4 ही होगा। कैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना होगा, एच एच होगा, एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरी बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो ये 1/4 ही होगा। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, एच टी की प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ जाएगी, 1/4। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 की बात करेंगे, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 की बात करेंगे तो क्या आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 की बात करते हैं, देखो तो क्या हो जाएगा, T आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो 1 कितना आ जाएगा, 12 आएगा। तो ये 1/1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 1/12 होगी। आपको ये ध्यान रखना। तो T1, प्रोबेबिलिटी ऑफ T2, प्रोबेबिलिटी ऑफ T3, T4, T5, T6 की प्रोबेबिलिटी 1/12 होगी। ये चीज़ यदि आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। अब आपके पास क्या कह रहा है, ए क्या है, ए इवेंट क्या है, ए इवेंट है, क्या शो कर रहा है कि कॉइन शोज हेड, ठीक है, टॉस इट अगेन हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट डाई शोज है नंबर ग्रेटर देन 4। तो ए में नंबर ग्रेटर देन 4 मतलब ये आ जाएगा T5 आएगा और T6 आएगा, ठीक है। और बी के अंदर क्या होगा, एटलीस्ट वाली कंडीशन है, ठीक, गिवन दैट एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल आना चाहिए। तो HT आ जाएगा, T1 आएगा, T2 आएगा, T3 आएगा, T4 आएगा, T5 आएगा, T6 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन है, तो T5 आएगा, है ना, T5 और T6 होगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये हो गया। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो देखिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, देखो इनका सम होगा। तो T5 और T6, T5 और T6 क्या कह रहा है, एटलीस्ट 1 टेल, ओके। और वहाँ पर क्या कर रहा है, डाई शोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ 4, ठीक है। T5 और T6 ये 1/12 1/12 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए हमको, तो देखो इसकी तो प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/4 और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12, तो कितना आ जाएगा, ये 1/4 प्लस कितना आ जाएगा, 6 इंटू 1/12, तो कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे 4, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, तो 3 कितना आ जाएगा 4। सो हमें क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B निकालना है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमारे पास 1/6 और यहाँ कितना आ जाएगा 3/4, ऊपर गया 4, तो 4/3 इंटू, है ना, इसको थोड़ा सेपरेट कर दिया, ये 6 कर दिया, तो इसको कट किया तो कितना आ जाएगा कि ये हो गया 3, यहाँ पर 2 हो गया, तो 2/9 इसका आंसर आ गया। तो 2/9 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। अब इसको यदि देखा जाए, इससे देखा जाए, ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। तो इसमें फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं कि फेवरेबल आउटकम्स हैं डाई ग्रेटर देन 4 मतलब 5 और 6, तो 5 और 6 कितना हो गया, 5 और 6 कितना हो गया, 1 बाय कितना हो गया, 1/6 प्लस 1/6 नहीं 1/12 प्लस 1/12, तो 1/6 आ गया। तो ये 1/6 तो क्या हो गया, 1/6 तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब इनका सम कितना होगा, इनका सम निकालना पड़ेगा। तो इनका सम तो निकाला हमने 3/4, तो वही सेम आ गया, तो 3/4 इससे डिवाइड करेंगे, सेम कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। इसको
डायरेक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी का सम, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी होगा 3/4, तो इसको सोल्व करेंगे तो 2/9 आएगी ना। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस को हम ऐसे करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हमने आपको ये करवा दिया। ठीक है, सो ये एक्सरसाइज है। देखो पहला क्वेश्चन आसान है, सिंपल है, E/F निकालना है। हाँ तो ये क्वेश्चन करवा देता हूँ चलो वाले में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो जब E/F निकालना है तो कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये फॉर्मूला लगेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना दे रहेगा, 0.2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना दे रहेगा, 0.3, तो आंसर आ गया 2/3। ठीक है, और यदि जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाय क्या निकालते हैं, F/E निकालते हैं, तो F/E निकालते हैं तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, E इंटरसेक्शन F लिखेंगे क्योंकि ये तो कम्यूटेटिव होता है, और ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो ये तो 0.2 ही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.6, तो 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये सेकंड वाला आप कर लेंगे। ठीक है, आराम से कर लेंगे। ठीक है, अब थर्ड वाला क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। ये पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A दे रखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B दे रखा, B/A दे रखा है 0.4, तो A इंटरसेक्शन B, तो फॉर्मूला लगा लो। तो फॉर्मूला लगा लेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B निकालने के लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं कौन सा, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A क्या होता है, B/A, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B लिख सकता हूँ इसमें, और प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, A लिख सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू तो निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.4, तो 0.4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना दे रखा है, 0.8 दे रखा है, 0.8, तो 0.4 इंटू 0.8 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B हुआ 8 चौक 32, तो कितना आ जाएगा 0.32 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये आंसर आ गया। ठीक है, A/B निकालना बहुत आसान है, A यूनियन B निकालना है, तो A यूनियन कौन सा लगाएंगे कंसेप्ट, A यूनियन B में एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, इसका थर्ड पार्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है, 0.8, और ये कितना है 0.5, माइनस कितना आ जाएगा 0.32। ठीक है, तो ये कितना होगा, देखो 8 5 13, 0.8 0.5, तो 1.3 हुआ। ठीक है, तो 1.3 में से 0.32 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 1.30 में से 0.32 माइनस किया तो ये 8, ये 9, 0.98 आ गया, तो आंसर आ गया 0.98, तो ये आंसर आ गया। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही शानदार जानदार कंसेप्ट। ठीक है, तो ये आप एक्सरसाइज इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप आसानी से कर सकते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन, A यूनियन B निकालना है ना, ट्वाइस ऑफ, चलो इस फोर्थ को भी करवा देता हूँ मैं, है ना, कोशिश मैं करता हूँ कि सब हो जाए, है ना। चलो, तो यहाँ पर A यूनियन B निकालना है, जबकि इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है। तो देखो अब यहाँ से थोड़ा निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो गया 2 को नीचे ट्रांसफर करो तो 5 कितना जाएगा 26 हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना जाएगा 5/13 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B दे रखा है, तो इसको 2/5 दे रखा है। अब निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, इसके लिए इंटरसेक्शन चाहिए। सो फॉर्मूला लगाएंगे A/B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो इसकी वैल्यू गिवन है 2/5 इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B हमें फाइंड आउट करना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है 5/13। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 इंटू 5/13 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B,
तो 5 से 5 ख़त्म, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2/13। ठीक है, ये आ गया। तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी आराम से निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूला लगा देंगे ए यूनियन बी का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर है, 5/26 के बराबर है। बी की वैल्यू 5/13 माइनस कितना जाएगा 2/13। तो एलसीएम लेंगे 26 आ जाएगा, ये तो 5 यहाँ 10, यहाँ पर कितना जाएगा 4, तो ये कितना जाएगा 9/26 आ जाएगा। ठीक है, नहीं 9 नहीं, ये 5 में से गए तो 11/11 आएगा भाई, 11 आएगा, तो 11/26 आ गया। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आराम से इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 कॉइन है ना, आपको क्या बताना है कि ए कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स वेयर ई एफ दे रखा है। ठीक है, अब निकालना क्या है इसमें, E/F निकालना है, तो ये निकाल लोगे आराम से। 6 वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, नहीं आता तो पूछना मेरे से। इसी तरीके से 7th वाला क्वेश्चन भी सेम है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, E/F निकालना सब में। अब ये 9th वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से, मदर और फादर एंड सन लाइन अप एट द रैंडम फॉर द फैमिली पिक्चर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करवा देता हूँ, चलो 9th वाला क्वेश्चन देखो। तो मदर फादर और सन, ठीक है, एक पिक्चर में है, एक लाइन में पिक्चर खींच रहे हैं, तो आपको बताना है कि E/F क्या होगा। तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनाओ, तो आपको पता ही है कि इसमें परम्यूटेशन लगा लो। ये 3 प्लेसेस हैं, ठीक है, यहाँ पर 3 जने आ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 2 आ सकते हैं, यहाँ पर 1 आ सकता है, तो टोटल आउटकम्स आ जाएंगे 6 टोटल आउटकम्स आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि E तो है, सो E का मतलब क्या हो रहा है, कितने होंगे कि मदर फादर और सन ऑन वन एंड, तो सन को हमने फिक्स कर दिया, सन यहाँ आ गया, मदर ये आ गई, फादर ये आ गया। ठीक है, या सन यहाँ आ गया, फादर यहाँ आ गई, मदर यहाँ आ गई। इसी तरीके से मदर यहाँ आ गई, फादर यहाँ आ गया, सन यहाँ आ गया। ठीक है, फादर मदर और सन ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से एफ की बात करते हैं। ये एफ क्या बोल रहा है, फादर इन मिडल, फादर जो मिडल में ही रहेगा, तो ये सन मिडल फादर, नहीं फादर तो मिडल में रहेगा ना, तो फादर और मदर। ठीक है, मदर फादर और सन, तो ये एफ इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, तो क्या होगा, ये कौन सा आएगा, एस एफ एम एम एफ एस दोनों आएगा, एस एफ एम और एम एफ एस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/6 आ गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी E/F निकालना ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ गया, 2/6 आ गया। तो 2/6 1 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ गया, E/F इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो खत्म। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन है, सिंपल है। ठीक है, ये 10th वाला आप कर सकते हैं, डाई को रोल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है 11th वाला क्वेश्चन, देख लेते हैं इसको। तो ए फेयर डाइस इज रोल्ड, एक बार डाई को फेंकते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 6 आ जाता है। ठीक है, E आपको दे रखा है, F दे रखा है, G दे रखा है। फाइंड आपको E/F निकालना कर सकते हैं, F/E निकालना कर सकते हैं, E/G निकालना कर सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी G/E निकालना कर सकते हैं। अब ये देखिए 3rd वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, 11वें का 3rd वाला। ठीक है, तो देखो सबसे पहले E यूनियन F निकालना पड़ेगा, E यूनियन F निकालेंगे तो E यूनियन F कितना आएगा, E यूनियन F आएगा 1 2 3 और 5 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि G के साथ इंटरसेक्शन करना है,
तो ई यूनियन एफ और इंटरसेक्शन जी करेंगे तो कितना आएगा, जी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो इसका करेंगे तो 2 आएगा, 3 होगा और 5 होगा। ठीक है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखें 3/6 आ गया। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा, जी निकालना है, तो जी निकालेंगे तो क्या 4/6 आ जाएगा, 4/6 आ गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा, ई यूनियन एफ बाय, ठीक है, जी इज इक्वल, ये हो गया आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ई है ना, यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो यहाँ पर कितना हो गया 3/6। ठीक है, ये 4/6, 6 से 6 खत्म, 3/4 आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आसान है। ठीक है, ये 12th वाला क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये अच्छा क्वेश्चन है 13 वाला, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, an instructor has a question bank consist of 300 true false questions। ठीक है, 200 यानी कि डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। If a question is selected random from the question bank, what is the probability that it will be an easy questions given that it is a multiple choice question? तो मैं आपको इस तरीके से बना देता हूँ, देखिए। ठीक है, एक टेबल बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ ट्रू फॉल्स और मल्टीपल एमसीक्यूज। ठीक है, यहाँ पर इजी लिख देते हैं, है ना, इजी लिख देते हैं और यहाँ डिफिकल्ट लिख देते हैं। ठीक है, ये बना देते हैं, है ना, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो ट्रू फॉल्स इजी क्वेश्चन कितने हैं, इजी क्वेश्चन बैंक 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कितने हैं 300 है। ठीक है, और डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कितने हैं 200 है, डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। एमसीक्यूज देखते हैं 500 इजी मल्टीपल चॉइस, 500 मल्टीपल चॉइस इजी। ठीक है, और डिफिकल्ट कितने हैं 400। ठीक है, तो अब इजी टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, इजी टोटल क्वेश्चन 800 हो गए। ठीक है, और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन कितना हो गया 600 हो गए, और ये टोटल मिला के कितना होगा 1400 हो गए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ए, नंबर ऑफ ए निकालते हैं। नंबर ऑफ ए क्या बोल रहा है कि जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इजी क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चंस कौन से हैं 800 है। ठीक है, 800। नंबर ऑफ कितना आ जाएगा बी, गिवन दैट क्या है, गिवन दैट वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज का टोटल कितना 900 है। ठीक है, तो ये 900 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, आप इसको सोच के देखिए कि ए क्या है, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस, इजी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 500 है, तो ये 500 आ गया। तो हमें क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना हो जाएगा, है ना, इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो 500 डिवाइड बाय 1400 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा 900। ठीक है, 900 बाय 1400। ठीक है, 1400 से ख़त्म तो 5/9 आंसर। तो ये इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन है, बट ये टेबल बनाने से बहुत आसानी से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट 2 नंबर्स अपीयर ऑन द थ्रोइंग 2 डाइज आर डिफरेंट। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट सम ऑफ द नंबर ऑन द डाई इज 4। ठीक है, चलो बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि 2 डाई को फेंक रहे हैं तो 36 टोटल आउटकम्स आएंगे, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 36। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट सम अपीयर इज ऑन डाई इज 4। ठीक है, और गिवन दैट क्या दे रखा है कि गिवन दैट द नंबर अपीयर ऑन द थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट होने चाहिए। मतलब देखो
सेम कौन कौन से होंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, वो हटा देंगे तो कितना बन जाएगा, 36 में से 6 को हटा दिया तो 30 बन जाएंगे। तो अपन क्या मान रहे हैं कि ए क्या मान रहे हैं कि ए मान रहे हैं सम इज 4, सम इज 4, ठीक है। बी क्या मान रहे हैं, बी मान रहे हैं अपन कि नंबर आर डिफरेंट, आर डिफरेंट। तो नंबर ऑफ कितना आ जाएगा बी, तो ये आएगा 30। तो नंबर ऑफ कितना आ जाएगा ए, तो ए को तो निकाल लेते हैं, ए तो निकाल लेते हैं, देखो एक सेट बना लेते हैं, ठीक है। 4 कब आएगा, तो फर्स्ट में 1 3 पे आ जाएगा, 4 1 3 पे आ जाएगा, फिर 2 2 पे आ जाएगा, ठीक है, फिर 2 2 पे आ जाएगा, फिर 3 1 पे आ जाएगा, 3 1 पे आ जाएगा, और किसी पे आएगा नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो ये तो है बी में क्या है, डिफरेंट नंबर चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, ठीक है, और 3 1 आ जाएगा, ये ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालना है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। आई बात समझ में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, 2/36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, 30/36। तो 36 से 36 खत्म, 1 बाई कितना आ जाएगा, 15। तो आंसर आ गया 1/30, 2/30 मतलब 1/15 आ गया। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है, सिंपल है। और कुछ है क्या, सम 4 आना चाहिए, तो 1 3 आ गया, और 1 वाली लाइन में तो 2 2 आ गया, 3 1 आ गया, बस और कुछ नहीं। चलिए अब देखो, ये कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ द टॉसिंग थ्रोइंग अ डाई, अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, ठीक है, थ्रो अ डाई अगेन एंड, ठीक है, एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस अ कॉइन, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई शोज 3। तो सेम क्वेश्चन है, एग्जाम्पल जैसा, ठीक है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। उसको देखिए, नहीं समझ में आता है तो पूछें, डेफिनेटली बता दूंगा। इसका आंसर 0 आता है, वैसे इसका आंसर 0 है, ठीक है, देख लीजिएगा। अब देखो 16 वाला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होगा, तो बी नीचे 0 आ रहा तो नॉट डिफाइन होगा, खत्म, ठीक है। उसके बाद में इफ ए एंड बी आर इन इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, देन देखो अब जब देखिए क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है। यदि ये दोनों बराबर हो गया और तो ये तो वैसे कट जाएगा, ये दोनों बराबर हैं, है ना, तो क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा, बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये तो खत्म हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर, दैट्स ऑल। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाएगी जब ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का ये टॉपिक जो प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज नंबर 13.1 पे बेस्ड था। पुरानी बुक और ओल्ड बुक का मुझे नहीं पता, ठीक है, मैंने ओल्ड बुक से ही पढ़ाया आई थिंक सो। तो ये 13 चैप्टर था, ठीक है। वैसे तो कटा नहीं है, ओल्ड बुक और न्यू बुक तो एक ही बात है, उसमें टॉपिक डिलीट हुए हैं, चैप्टर तो डिलीट हुए नहीं, तो चैप्टर का नाम तो सेम है और नंबर भी सेम है, तो कोई इश्यू नहीं है। सो इस चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि स्टूडेंट्स का अभी बहुत ही क्रूशियल टाइम है, एग्ज़ाम टाइम है। तो आप बच्चों को, जो अपने दोस्त हैं, उनको शेयर करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती तो पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, ठीक है, बेल आइकन को दबाओ और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ताकि सारे स्टूडेंट्स के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि दिनेश सर प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।